प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन पेपर में आपसे आउट नहीं होगा। सभी प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आपसे बन जाएंगे यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका की विशेषता है। पादप कोशिका की विशेषता होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें रिक्तिकाएँ होती हैं, एक रिक्तिका होती है बड़ी जिसको हम टिफिन बोल सकते हैं। ये अपना भोजन जो है इसमें इकट्ठा करके रख लेती है। कौन? कोशिका। किसकी कोशिका? पादपों की कोशिका। और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसमें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरे पेड़ पौधों में वो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से होती है। एक कोशिकीय जीव होते हैं। दो वीडियो देख लीजिए, आपका विज्ञान, आपका पर्यावरण विज्ञान और आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ हमारे दो वीडियो देखने हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पादप कोशिका की विशेषता है इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें हरित लवक होता है और इसमें बड़ी रिक्तिका होती है। पादप कोशिका की क्या विशेषता है? पादप कोशिका माने प्लांट सेल की विशेषता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें रिक्तिका पाई जाती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये विशेषता है पादप कोशिका की। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर रिक्तिकाएँ होती हैं तो छोटी होती हैं जंतुओं में, जैसे अपन लोग हैं, अगर रिक्तिकाएँ हैं तो छोटी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट अपन में नहीं होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे, इसलिए उनमें इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, माने हरित लवक होता है। अपन में हरित लवक नहीं होता है, ध्यान रखें। एक कोशिकीय जीव है अमीबा। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके ऊपर प्रश्न आता है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माने जो एक कोशिका से बने होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र है? CaCO3। कौन सर्वाहारी जीव है? मनुष्य सर्वाहारी जीव है। मनुष्य सब खा लेता है, हरे पेड़ पौधे भी खा लेता है, मनुष्य मांस भी खा लेता है, तो ये सर्वाहारी है। लेकिन प्रश्न आया कि मांसाहारी कौन है? तो आपका शेर है, चीता है, तेंदुआ है, ये मांसाहारी हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं आपके हिरण, खरगोश, गाय, ये होते हैं आपके शाकाहारी जीव। भूकंप का मापन किया जाता है सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ एक यंत्र है, एक मशीन है, इससे भूकंप का मापन किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। वो 3 कौन कौन से समस्थानिक? एक है आपका प्रोटियम जिसे हम 1H1 कहते हैं, दूसरा है ड्यूटीरियम जिसको 1H2 कहते हैं, तीसरा है ट्राइटियम जिसको हम 1H3 कहते हैं। तो 3 आपको याद करने हैं, आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। पारितंत्र में पौधे कहलाते हैं उत्पादक। जो पौधे होते हैं, जो इकोसिस्टम है अपना, इसमें पौधे कहलाते हैं उत्पादक, माने प्रोड्यूसर। आपको याद रखना है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक उत्पन्न करने वाले, उपभोक्ता खाने वाले, प्रोडक्ट को खाने वाले, अपघटक माने जो जीव जंतु हैं वो मर जाएं उनको जो भी सूक्ष्म जीव नष्ट करते हैं और नष्ट करके खाद में परिवर्तित करते हैं, माने ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। अपघटक होते हैं आपके जीवाणु और कवक। पूछा जाता है प्रश्न कि अपघटक कौन होते हैं? तो जीवाणु और कवक जो हैं आपके अपघटक होते हैं। जीवाणु और कवक क्या होते हैं? अपघटक। जीवाणु को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन की क्रिया के कारण, क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की घनत्व की परतों से गुजरता है। रास्ते में कई बादल मिलते हैं,
उनका अलग अलग घनत्व होता है। तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन की क्रिया के कारण। अब कहो कि सर परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है और वापस अब उसी मार्ग में लौट जाती है, इसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन इसलिए बताया हमने आपको कि प्रश्न ऐसा भी आएगा कि बताइए परावर्तन और अपवर्तन कोण का मान क्या बराबर होता है? हाँ, परावर्तन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यदि परावर्तन कोण 20 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान भी 20 डिग्री ही होगा। प्रश्न पूछ लेंगे आपसे कभी कि वर्णक्रम क्या है? वर्णक्रम क्या है? क्रम माने क्रम और वर्ण माने रंग। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बंट जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यदि इन रंगों को एक पर्दे पर देखा जाता है तो इसे वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं। बैजानी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। प्रश्न ऐसा भी बनेगा कि सभी रंगों को अवशोषित करने वाला रंग है काला। काला एक ऐसा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, ऐसा रंग होता है काला। प्रश्न ऐसा भी बनेगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य माने सबसे ज़्यादा दूर से दिखाई देने वाला रंग है, माने उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, वो है लाल रंग। इसलिए खतरे के सिग्नल जो भी होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि वो दूर से दिखाई देते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य है बैगनी रंग की। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब प्रश्न है आपका कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत अपने लिए बहुत ज़रूरी है। यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन, जिससे हम कैंसर की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो उसके प्रति जागरूकता हो, लोगों में जागरूकता हो, तो सरकार ने सोचा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा कि एक दिवस मनाया जाए जिस दिन आदमी याद करें, कम से कम ओजोन का नाम सुने, अखबारों में खबरें छपें, तो जनता सोचेगी कि ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचा। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जिसको हम संक्षिप्त में CFC कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, जिससे पराबैंगनी किरणें आप तक पहुंच सकती हैं, किसी व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं और उसको कैंसर हो सकता है। तो ओजोन परत को बचाना बहुत ज़रूरी है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 25 से 35 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई है। तो ओजोन परत से इतने आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से कैसे संबंध है नीली क्रांति का? आपने देखा होगा मछलियाँ अधिकतर कहाँ से पकड़ते हैं? समुद्र से पकड़ते हैं। समुद्र नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। पानी जबकि नीला नहीं होता है, पानी सफ़ेद होता है, लेकिन नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो समुद्र नीला दिखाई देता है, तो उसी के आधार पर कहा गया है नीली क्रांति। तो मछली उत्पादन नीली क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन क्योंकि दुग्ध श्वेत होता है तो उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। प्रश्न है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये सब मिलेंगे आपको जंगल में। कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी पर एक क्विज भी
आयोजित होती है, उसमें आपको बहुत अच्छा इनाम मिलता है। तो जब उसका एग्ज़ाम आएगा तो उसके प्रश्न भी हम आपको बताएंगे। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहाँ पर है, माना जैव विविधता आपको सबसे अधिक देखने को कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है आपको जंगलों में देखने को मिलती है। अब आपका प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 0.03% पाई जाती है, और आर्गन जो है आपकी 1% पाई जाती है। नाइट्रोजन पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो आप चिप्स की थैली खाते हो, नमकीन की थैली खाते हो, आपको वो फूली फूली दिखाई देती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। समुद्र के जो गोताखोर हैं वह अपने साथ जो गैस ले जाते हैं उसमें भी उसमें नाइट्रोजन नहीं रहती है, गलत बोला, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम रहती है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने % होती है, 78% होती है। प्रश्न आता है कि कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है, प्राकृतिक रेशम नहीं है, माना सीधी सीधी बात है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। प्राकृतिक नहीं है माने तो है तो मनुष्य ने बनाया है प्रभु, तो वो नायलॉन हो सकती है आपकी, पीवीसी के पाइप हो सकते हैं। नायलॉन की आपने रस्सी देखी होगी, नायलॉन की रस्सी देखी होगी, वह क्या है, वह कृत्रिम है, कृत्रिम बहुलक है वो। जबकि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है पूछा जाता है, ऐसे आपका स्टार्च है, सेल्यूलोज है, कपास है, रेशम है। ये लिख लो। ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं सेल्यूलोज, कपास, रेशम, जूट, पटसन, ये सब क्या हैं, ये प्राकृतिक हैं। जबकि नायलॉन और पीवीसी कृत्रिम है, क्योंकि मनुष्यों ने इन्हें बनाया है। अब है निम्नलिखित में कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण है। ह्यूमस। अभी हमने बताया था कि जो अपघटक होते हैं सड़े गले पदार्थों से खाद बनाते हैं, माने ह्यूमस बनाते हैं। तो प्रश्न था आपका कि कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण है। ह्यूमस। अब आपका प्रश्न है चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड में एक कंपनी को पेड़ काटने की अनुमति मिली। पेड़ काटे जाने थे बल्ले बनाने के लिए। तो उस समय उस गांव के लोगों को पता चला, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा के पास गए। सुंदरलाल बहुगुणा ने बताया कि अपन तो छोटे लोग हैं, कौन अपनी बात सुनेगा। ऐसा करते हैं कि अपन सब जने पेड़ पौधों से चिपक जाते हैं। अब जो कर्मचारी आए ट्रक भर भर के, तो अब देखो आदमियों को तो वो काट नहीं सकते थे, सभी महिलाओं ने पुरुषों ने पेड़ों को ऐसे पकड़ लिया। अब पेड़ काटेंगे तो आदमी भी घायल होंगे, बच्चे भी घायल होंगे, महिलाएं भी घायल होंगी। तो फिर वो सरकार ने रोक लगा दी। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। किसके कहने पर, सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने वृक्षों को बचाया था अपनी बुद्धिमानी से कि चिपक जाओ, इसलिए नाम पड़ा चिपको आंदोलन। कभी आपसे पूछा जाए कि वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, वृक्षों का आदमी माने वृक्षों को बचाने वाला, तो वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। प्रश्न ऐसा आया कि जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न ऐसा आ जाए पक्षियों का आदमी कहते हैं सलीम अली को, क्योंकि पक्षियों को बचाने का काम, पक्षियों का इलाज करने का काम, पक्षियों को बचाने का काम, पक्षियों का इलाज करने का काम किया था वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने। तो पक्षियों का आदमी सलीम को कहते हैं, वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं, जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद, वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली।
शोर नापने की इकाई है, शोर नापने की इकाई डेसिबल होती है। या ऐसा प्रश्न आया कि ध्वनि मापने की इकाई है। अब शोर है माने आवाज़ हो रही है, ध्वनि निकल रही है, एक ही बात है। आवाज़ नापने की इकाई तो ये क्या है, डेसिबल है। तो शोर नापने की इकाई, ध्वनि नापने की इकाई है डेसिबल। आपने बड़े बड़े डैगों में देखा होगा डीबी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, डीबी, डेसिबल। तो ऐसे कभी कभी रोक लग जाती है कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में आप मत बजाएं, साउंड सिस्टम डैग मत बजाएं। तो अब पुलिस वाले आ गए तो वो अपनी मशीन से चेक करते हैं कितनी डीबी की आवाज़ आपके साउंड सिस्टम से निकल रही है, ठीक है। तो वो चालान बना के जाएंगे तो लिख देंगे उसमें कि 120 डेसिबल की इनकी ध्वनि पाई गई, इन पर चालान बन गया। अब प्रश्न है कि कौन सी मुर्गी की नस्ल, कौन सी मुर्गी की नस्ल है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें भेड़ का नाम भी होगा, बकरी का नाम भी होगा, एक नाम होगा कड़कनाथ। तो कड़कनाथ एक मुर्गे का नाम है जो कि झाबुआ में मिलता है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ में मिलता है। इसमें अन्य मुर्गों की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन होता है और आप सभी जानते हैं हम सब लोगों के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। आपकी मांसपेशियों की मरम्मत प्रोटीन से ही होती है। आपने देखा हो जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन का पाउडर ज़रूर खाते हैं, वो प्रोटीन का पाउडर ज़रूर खाते हैं। तो कड़कनाथ क्या है, एक मुर्गा है। कहाँ मिलता है, झाबुआ में मिलता है। क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। वैसे जीवों को खाना नहीं चाहिए प्रोटीन, खाना तो दालें खाओ। ये गलत बात है कि आप किसी जीव जंतु की हत्या करें, हम नहीं खाते हैं ऐसा कुछ। प्रश्न पूछा जाता है कि दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व हैं। तो दूध में वसा भी होती है, दूध में शर्करा, ऐसे बोलते हैं मीठा दूध। दूध मीठा क्यों होगा, जब उसमें शक्कर होगी तो उसमें शक्कर भी होती है, वसा भी होती है और प्रोटीन भी होता है दूध में। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है, वसा होती है, शर्करा होती है। सोच सकते हो आप इसका आंसर। भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है धान का खेत, यह एक हाइड्रोकार्बन गैस है। प्रश्न आता है कि ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है क्यों। तो ताजमहल जो है आगरा का ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। इसको नुकसान पहुंच रहा है मथुरा के तेल शोधक कारखानों से। जो आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो, डीजल का इस्तेमाल करते हो, इसके पहले कच्चा तेल बोलते हैं, कच्चा तेल। तो कच्चा तेल का शोधन होता है, उसमें से पेट्रोल निकाली जाती है, डीजल निकाला जाता है। यह सब एक फैक्ट्रियों में होता है। ऐसी फैक्ट्रियां जो हैं आपकी आगरा में लगी हैं। तो मथुरा रिफाइनरी के प्रदूषण के कारण, मथुरा के तेल शोधक कारखानों के कारण आगरा के ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। किस गैस के कारण, ये भी पूछा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। आप कहोगे सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्या नुकसान है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड माने SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न बनता है परीक्षा में कई बार। अब प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में हुई थी। पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र क्या होते हैं। तो जो बीमा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। बीमा वाले आएंगे तो आपकी सेवा करेंगे, भाई साहब बीमा करा लो, भाई साहब बीमा करा लो। तो बीमा को रखा गया है सेवा क्षेत्र में। अब प्रश्न आता है कभी कभी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में शायद। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। प्रश्न दूसरे प्रकार से ये आएगा दूसरा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले।
प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा पर रोक भी राजा राम मोहन राय ने लगवाई थी। माने जिस किसी महिला का पति मर जाता था तो जलती हुई चिता में उस महिला को भी जलना पड़ता था। तो ये कितनी भयानक प्रथा थी। अपन थोड़ा सा जल जाते हैं तो कितना दर्द होता है, तो जिंदा महिलाओं को जला दिया जाता था। तो सती प्रथा ऐसी थी। तो सती प्रथा पर रोक लगवाई थी राजा राम मोहन राय ने 1829 में। अब प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? माने सबसे ज़्यादा साक्षर लोग किस राज्य में हैं? वो हैं आपके केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे। सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको बिहार में मिलेंगे। प्रश्न ऐसा भी बनता है बच्चों कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर दो, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कैसे याद रखोगे? हमने आपसे पूछा कि बताओ सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है और सबसे कम किसकी है। आपने कहा उसी से उत्तर पूछो। आप तो हमें पूछते ही नहीं हो। आप तो हमसे प्रश्न करते नहीं, उसी से पूछो, उस छात्र से। माने कोई लड़का ऐसा गुस्सा में कह सकता है। उसने ये कहा कि उसी से पूछो। उसी का मतलब है, ऊ का मतलब है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। सी का मतलब है सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या। तो ये प्रश्न आपका परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। नमक का दरोगा कहानी किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। याद कैसे रखोगे? नमक कम है। निर्मल ने कहा नमक कम है, क्योंकि आपको पता है कि निर्मला एक रचना है, वो भी प्रेमचंद ने लिखी है। दो परीक्षा में दो ही पुस्तकें पूछी जाती हैं मुंशी प्रेमचंद की, एक निर्मला, एक आपकी नमक का दरोगा। एक और आती है गोदान। तीन याद कर लो, गोदान, एक नमक का दरोगा, एक निर्मला। तो ना से आपकी दो हुई, नमक का दरोगा और निर्मला, और गा से गोदान। याद कर लो, लिख लो। ना से नमक का दरोगा और निर्मला, और गा से गोदान। तो तीन रचना याद करो लो मुंशी प्रेमचंद की। यही रचना रिपीट होती रहती है, कभी यह है कभी वो है, यही आती रहती है, अलग से कुछ नहीं आता। मानचित्र में समुद्र किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? जब आप मैप बनाएंगे तो जो मानचित्र में समुद्र का रंग है जो नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न। कौन सी खरीफ की फसल है? धान खरीफ की फसल है। आपको यह प्रश्न अच्छे से याद करना चाहिए, रबी की फसल और खरीफ की फसल। अब है वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? माने वोट देने के लिए आप कितने साल के हो जाएं तो आप वोट दे सकते हैं। तो कम से कम आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं, अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं न्यूनतम 18 साल की उम्र से। तो उत्तर आपका क्या रहेगा? 18 वर्ष। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हम यूएनओ बोलते हैं। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब आपका प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है, इसको हम कहते हैं सौर सेल। आप बोलते हैं सोलर प्लेट। सोलर प्लेट या
सौर सेल। इनको आप छत पर लगा देते हो तो सौर ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्तर क्या है आपका? सौर सेल। अब प्रश्न है, यदि एक चुंबक को 4 बराबर भागों में तोड़ा जाए तो कितने उत्तर और कितने दक्षिण ध्रुव प्राप्त होते हैं? तो आप सभी को पता है, एक चुंबक को आप कितनी बार भी तोड़ दो, आपको एक नई चुंबक प्राप्त होगी जिसमें एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। एक चुंबक से आपने 4 चुंबक बनाई, 4 चुंबक बन गई। 4 चुंबक बनी तो हर चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। तो 4 उत्तरी ध्रुव और 4 दक्षिणी ध्रुव। अब है कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। आपके पास लोहे का हथौड़ा है, आपने हीरे को तोड़ा तो आप देखेंगे कि आपका हथौड़ा टूट जाएगा, हीरा नहीं टूटेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ जो खोजा गया है आज तक वो हीरा है। इसलिए तो बोलते हैं हीरा है सदा के लिए, डायमंड। और आप सभी को पता है कि हीरा जो है एक तत्व नहीं है, किसी पदार्थ से बना हुआ एक नया पदार्थ है। उस तत्व का नाम है कार्बन। पता है कि जो कार्बन है आपका, वो 3 रूपों में मिलता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में मिलता है। एक आपका हीरा है, एक ग्रेफाइट है, एक फुलेरीन है। देखो, अभी जब चर्चा चली है अपर रूप की, तो जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में मिलता है तो इसे अपर रूप कहते हैं। इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। तो सोचो, जो हीरा बना है कोयले से बना है। हीरा किससे बना है? कोयले से बना है, कार्बन से बना है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि आयरन का संकेत क्या है? तो आयरन को हम लोहा कहते हैं। आयरन को हम क्या कहते हैं? आयरन को हम लोहा कहते हैं। इसका संकेत क्या है? Fe। आयरन का संकेत है Fe। अच्छा, लोहा जो है इसको प्राप्त करते हैं किस अयस्क से प्राप्त करते हैं? उत्तर है आपका हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट लिख के नहीं आएगा तो मैग्नेटाइट लिख के आएगा। लोहे का अयस्क है हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। संकेत क्या है? Fe है। आपने देखा होगा कि लोहे के बर्तनों में जंग लग जाती है, तो वैज्ञानिकों ने जंग का सूत्र भी आपको बताया है। जंग लगने से उस पदार्थ का वजन बढ़ जाता है। जंग किस कारण से लगती है? जंग लगती है पानी और ऑक्सीजन गैस के कारण। तो जंग का सूत्र भी आपको याद हो जाना चाहिए, Fe2Fe2O3 इंटू XH2O। यह जंग का सूत्र है। जंग को हम संक्षारण भी कहते हैं। तो लोहे पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब है जल प्रदूषण का कारण है, तो ऑप्शन देख लेना आप। डिटर्जेंट है, उद्योगों से निकला पानी है। आपको समझ में आ जाएगा जब आपके सामने ये प्रश्न होगा। तो प्रश्न अब है कि ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है, माने ऐसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं होती है उसको हम दोबारा बना सकते हैं। तो ऐसे आपको स्रोत बताने हैं, जैसे सूर्य, हवा, जल। आप देखते हो कि आपने सोलर प्लेट लगा दी, प्रतिदिन आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आपने पवन चक्की लगा ली तो प्रतिदिन आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। जल, आपने देखे होंगे कई बांध बने हैं, उनसे बिजली बनाई जा रही है। पानी ख़त्म हो जाता है, दोबारा पानी बरस जाता है, फिर पानी आ जाता है।
तो ये नवीनीकृत स्रोत है। जबकि ऐसा प्रश्न आए अनवीनीकृत स्रोत, माने अगर एक बार वो समाप्त हो जाए तो उनको आप बना नहीं सकते। आपके पास कोयला है, कोयले से आपने खाना बना लिया, खाना बन गया, दोबारा आप क्या करोगे? नया कोयला लेने जाना पड़ेगा। ध्यान रखें। तो कोयला क्या है? अनवीनीकृत स्रोत है। आपका ईंधन ऐसे पेट्रोल है, ये क्या है? अनवीनीकृत स्रोत है। ख़त्म हो गया तो हो गया, आपको नया ही ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेने जाना पड़ेगा पेट्रोल, डीजल भी लेने जाओगे आप फिर। तो ध्यान रखें आप, अनवीनीकृत भी परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि CO2 गैस क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दो। तो CO2 यह वायुमंडल में 0.03% के रूप में पाई जाती है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जिसके कारण क्या है? वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो CO2 के कारण ही ऐसा होता है। जहाँ पर उद्योग धंधे हैं उनमें ईंधन जल रहा है तो CO2 गैस निकल रही है। लकड़ियों के जलने से, ईंधन के जलने से CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो जहाँ जितनी मात्रा में ईंधन जलेगा वहाँ CO2 गैस ज़्यादा बनेगी और वहाँ गर्मी उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी। तो CO2 है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा बच्चों कई बार कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। 2-4 गैसों को नाम पता। तो देखो, एक तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है आपकी, दूसरी CFC ग्रीन हाउस गैस है, तीसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड माने N2O, यह ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको पता होने चाहिए। हमने जो बताए हैं वो कॉपी में लिख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस माने पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछें कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं।